सुनिए जी, घर में अब तो एक दाना भी नहीं बचा। चूहे तक भूख से भाग गए हैं। कुछ कीजिए, अब और नहीं सहा जाता। वीरन की आंखों में खामोशी थी। उम्मीद कहीं खो गई थी। जानता हूं अनीता, लेकिन चारों तरफ सूखा है। काम देने को कोई तैयार नहीं। तो क्या यूं ही बैठेंगे? हालात जैसे भी हों, अब कुछ करना ही होगा। हाँ अनीता, बात तो सही है, लेकिन समझ नहीं आता करूं तो क्या। वीरन ने थककर सिर झुका लिया। अगर मानो तो एक सुझाव है, कुछ दिन के लिए सोनापुर चले जाओ, वहाँ शायद कुछ काम मिल जाए। अनीता की आवाज अब मजबूत थी। वीरन थोड़ी देर चुप रहा। बात में दम था। ठीक है, शायद यही सही होगा। गांव में तो बस भूख ही बाकी है। मैं सुबह निकलता हूँ। सुबह की पहली रोशनी के साथ वीरन ने गांव छोड़ दिया। रास्ता सुनसान था। नदी किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ मिला। वहीं एक साधु बैठा था। मन में शक था, लेकिन अनीता की बात अब भी भीतर हिम्मत बनकर धड़क रही थी। अरे, वो पेड़ के नीचे कोई बाबा बैठे हैं। शायद कुछ पूछ लूं? क्या पता कोई राह दिखा दे। सोचते सोचते वीरन उस पुराने पीपल के पास पहुंचा, जहां एक साधु तप में लीन था। प्रणाम बाबा। बेटा, इतना गहरा जंगल, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, गांव में भूख फैली है। काम नहीं मिल रहा। सोनापुर जा रहा हूं कुछ उम्मीद लेकर। आपको देखा तो सोचा शायद कुछ राह आप ही बता दें। ठीक है, आओ बेटा। कोई ऐसा उपाय बताइए बाबा, जिससे काम जल्दी मिले और उसमें सफलता भी। ध्यान से सुनो। जब यहाँ से जाओ, जो भी पहला काम मिले उसे स्वीकार लेना, चाहे जैसा भी हो। मना मत करना। ठीक है बाबा, वो तो कर लूंगा। कुछ और बताइए। याद रखो, कभी लालच में किसी की चीज मत हड़पना और धोखा तो बिल्कुल मत देना। जी बाबा, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, पर कोई उपाय भी तो बताइए। वीरन को लगने लगा था बाबा बस समझा रहे हैं, हल नहीं दे रहे। अगर किसी का कोई रहस्य जानो तो उसे दूसरों से बांटना मत। हाँ बाबा, ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन आप उपाय कब बताएंगे? मैं तो कब से सुन रहा हूं, पर सब बातें गोल गोल लगती हैं। वीरन की आवाज में अब हल्की बेचैनी थी। बाबा बस मुस्कुराए। अगर कभी रास्ते में किसी साधु संत से भेंट हो तो चाहे कितनी भी जल्दी हो, बिना उनका आशीर्वाद लिए मत जाना। ठीक है बाबा, ऐसा ही करूंगा। अब चलो, देर हो रही है। वीरन सोच रहा था, बाबा तो सिर्फ बातें ही सुना रहे थे, काम से जुड़ी कोई सीधी राह नहीं दी। वह वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर एक बड़ी हवेली नजर आई। वह रुककर देखने लगा। इतनी बड़ी हवेली, लगता है कोई अमीर साहूकार रहता होगा। क्या पता कोई काम ही मिल जाए। किसी से पूछना पड़ेगा। उसी वक्त एक युवक पास आ खड़ा हुआ। अरे भैया, तुम तो यहाँ के नहीं लगते। कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? मैं दूर के गांव से आया हूं। वहां सूखा पड़ा है, काम नहीं मिल रहा था। पेट भरना मुश्किल हो गया, इसलिए यहां आया हूं। अगर आपके पास या आसपास कोई काम हो, छोटा बड़ा जैसा भी हो, मुझे बता दीजिए। मैं कुछ भी कर लूंगा। शिवन ने सब सुना। उसे वीरन पर तरस आया। वीरन मन में कुछ सोचने लगा। बाबा ने कहा था, जो पहला काम मिले कर लेना। चलो, यही सही, आगे देखा जाएगा। हाँ, जितने दिन काम करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी। हमारे मालिक सूर्यदान जी को गायों से बड़ा लगाव है। दूर दूर से कई नस्ल की गायें मंगवाई हैं। यहाँ हर मजदूर को एक एक गाय सौंपी गई है, ताकि ठीक से देखभाल हो। ठीक है भाई, मैं कर लूंगा। मैं मालिक से बात कर लूंगा,
पर ध्यान रखना, काम में लापरवाही मत करना, वरना मालिक कुछ नहीं कहेंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए छुट्टी लेनी पड़ रही है, वरना तुम्हें सौंपता ही नहीं। जब तक मैं लौटूं, गायों का अच्छे से ख्याल रखना, शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिवन की आवाज में डर भी था और भरोसा भी। चिंता मत करो भाई, सब संभाल लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। तो चलो, तुम्हें मालिक से मिलवा दूं। शिवन वीरन को लेकर सेठ सूरदान के पास पहुंचा। सूरदान उस इलाके का सबसे अमीर आदमी था। उसे गायों से खास लगाव था। दूर दूर से गायें मंगवाई थीं। उसकी एक ही बेटी थी जिसे वह बहुत चाहता था। सेठ जी, ये वीरन है, मेरी जगह अब यही काम करेगा। देख भाई, ये एक गाय मेरी जिम्मेदारी थी, अब से ये तेरे हवाले। रोज दूध देना, नहलाना, चारा देना और शाम को उनकी पीठ भी मलनी है, कोई कसर मत छोड़ना। चिंता मत कर भाई, मैं सब संभाल लूंगा। वीरन की आवाज में भरोसा था। शिव ने उसे अपने कमरे में ले गया। ये कमरा अब तेरा है, यहीं रहना और मेरी हर बात याद रखना, गलती मत करना, जल्दी लौटूंगा। निश्चिंत रहो, सब ठीक रहेगा। वीरन ने फिर से भरोसा दिलाया। शिवन चला गया। अगले ही दिन वीरन ने काम संभाल लिया। वो गायों को तालाब ले जाकर नहलाता, फिर चरागाह से हरा चारा और अनाज लाता। वहाँ हर गाय को 30-30 शेर चना दिया जाता था। शाम तक सारा काम निपटा। फिर वो बैठकर सोचने लगा, आज का काम तो निपट गया, चलो बाकी काम करने वालों से थोड़ा मिल लेता हूँ, जान पहचान हो जाएगी। सोचते हुए वीरन गौशाला के पीछे बने चबूतरे पर जाकर बैठ गया, जहाँ 2 मजदूर पहले से बैठे थे। और वीरन, बताओ काम कैसा लग रहा है? सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक बात पूछूं, जो तनख्वाह मिलती है उससे घर अच्छे से चल जाता है ना? अरे तनख्वाह तो ठीक है, लेकिन कमाई बस उससे नहीं होती। वीरन चौंक गया, कुछ समझ नहीं पाया। सेठ जी पैसे ठीक देते हैं, पर असली कमाई तो और रास्तों से होती है। और रास्ते? मतलब और कौन सा काम करते हो? हर दिन जो गायों के लिए चारा आता है हम थोड़ा खिलाते हैं और बाकी बाजार में बेच देते हैं। रोज का है भाई, मजे से जेब भरती है। भाई ये तो ठीक नहीं, गायों का हिस्सा बेच देना, उन्हें भूखा रखना, ये तो सीधा धोखा है। अगर सेठ जी को पता चला तो? अरे यार, यहाँ ज्ञान की नहीं, दिमाग की चलती है। समझदारी यही है कि जेब कैसे भरी जाए। सोचो जरा, अमन भी यही करता था। साफ साफ कहें तो ये सबसे आसान कमाई है, बिना किसी झंझट के। तू भी कर, पैसे में खेलेगा। वीरन सोच में पड़ गया, मन डगमगाने लगा। बात तो सही लग रही है, ऊपर से अमन की तनख्वाह भी मुझे मिल रही है। कुछ दिन यही कर लूं, पैसे की सख्त जरूरत भी है। तभी जैसे किसी ने अंदर से टोका, उसे बाबा की बातें याद आ गईं। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? बाबा ने साफ कहा था, छल मत करना, धोखा मत देना, और ये तो सीधा भरोसे का गला घोंटना होगा। सेठ जी ने हम पर भरोसा किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, चाहे जितनी तंगी हो, मैं गलत काम नहीं करूंगा। वीरन चुप नहीं रहता। वो अपने साथियों की तरफ देखकर साफ साफ बोलता है, नहीं भाई, मैं ये सब नहीं करूंगा। ये बेईमानी है। सेठ जी पर धोखा। वो तनख्वाह ठीक ठाक देते हैं, उसी में खुश रहो। ये सब छोड़ दो, ये गलत है। ए चुप कर, ज्यादा जुबान मत चला। तुझे समझा रहे थे, तू उल्टा भाषण देने लगा। नहीं करना तो मत कर, पर अगर बाहर जाकर कुछ बोला ना तो याद रख, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। समझा क्या? हमारी औकात मत नाप। बल्ली की आवाज में खुली धमकी थी। वीरन घबरा गया, कुछ न बोला, सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भी वीरन ईमानदारी से काम करता रहा। गायों को नहलाना, चारा देना, सब नियम से।
कुछ दिन बाद सेठ सूरदान खुद निरीक्षण के लिए निकले। बल्ली, ये क्या हाल है? गायें इतनी कमजोर क्यों हैं? इनका ध्यान कौन रख रहा है? सेठ जी एक एक कर हर गौशाला देखते हैं। सब जगह हालत एक जैसी, कमजोर, सुस्त गायें। फिर वे एक कोने में पहुंचते हैं। वहां की एक गाय बिल्कुल अलग थी, चमकदार, हृष्ट-पुष्ट। बल्ली, देख तो जरा, इन गायों की चमक देखी, एकदम सेहत से खिली हुई है। इनकी देखभाल कौन करता है रे? जरा मिलवाना उससे, देखना तो बनता है। वीरन को बुलवाया गया। सेठ सूरदान ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम हो वीरन, कमाल कर दिया बेटे। गायें एकदम स्वस्थ लग रही हैं। हम बहुत खुश हैं तुम्हारे काम से। पर एक बात समझ नहीं आ रही, चारा तो सबको बराबर मिलता है, फिर बाकी गायें इतनी कमजोर क्यों हैं? सेठ जी, इसका जवाब मेरे पास है, मगर मैं तभी दूंगा जब बाकी लोग भी सामने हों। वीरन की आवाज में सच्चाई और हिम्मत थी। सेठ जी ने सभी मजदूरों को बुलाया। सबको बुलाओ, अभी और यहीं। कुछ ही देर में सभी मजदूर इकट्ठा हो गए। वीरन ने बिना डरे सेठ सूरदान के सामने सारा सच बयान कर दिया। कैसे गायों का चारा चोरी होकर बाजार में बिकता रहा, कैसे विश्वास तोड़ा गया। सुनते ही सेठ सूरदान का चेहरा सख्त हो गया। आंखों में गुस्से की आग जल उठी। धोखेबाज, सब के सब विश्वासघाती हो तुम। मैंने भरोसे से तुम्हें एक एक गाय सौंपी थी ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, और तुमने क्या किया? गायों को भूखा रखा, अपना पेट भरते रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अब भुगतो। जैसे मेरी गायें तड़पी हैं, वैसे ही तुम भी तड़पोगे। खाना पीना सब बंद। सेठ सूरदान का चेहरा गुस्से से लाल था, सांसें तेज, हाथ कांपने लगे। सेठ जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम सच में पछता रहे हैं सेठ जी, कसम खाते हैं, अब से ईमानदारी से काम करेंगे। सभी झुक गए, दया की भीख मांगने लगे। तभी वीरन ने कहा, सेठ जी, इंसान से गलती हो जाती है, पर पश्चाताप सबसे बड़ी बात होती है। मुझे लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर आप चाहें तो इन्हें एक आखिरी मौका दीजिए। ठीक है वीरन, सिर्फ तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ कर रहा हूं। आज से इन सब पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें मैं मुख्य निरीक्षक बनाता हूं। मुझे भरोसा है तुम्हारी देख रेख में मेरी सारी गायें फिर से स्वस्थ होंगी। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से ध्यान रखूंगा। सेठ जी के जाते ही वीरन अपने साथियों की ओर मुड़ता है। इस बार बचा लिया, अगली बार नहीं बचा पाऊंगा। अब बस ईमानदारी से काम करना है। गायों का ख्याल रखो जैसे अपनी माँ का रखते हो। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब हर कोई दिल से काम करने लगा। गायों को सही खुराक मिलने लगी, उनकी चमक लौट आई। सेठ सूरदान सब देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद अमन लौट आया। आते ही उसके साथी सारी कहानी उसे सुनाते हैं। शिवन, तेरी गैरहाजिरी में वीरन ने सब बिगाड़ दिया। सेठ जी को सब सच बता दिया। अब तो चना बेचने वाला धंधा भी गया। और सेठ जी ने तो हमें मारने तक की धमकी दे दी थी, समझा ना? ऊपर से अब वीरन को बना दिया गया है मुख्य निरीक्षक। अब तो हम सब पर हुक्म चलाता है जैसे खुद सेठ हो। साथियों की आवाज में जलन और गुस्सा साफ था। चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना। गलती मेरी थी कि तरस खाकर इसे अपनी जगह रखा, और अब ये मुझ पर हुकूमत करेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं देखता हूं कैसे टिकता है ये यहां। इसका पत्ता मैं ही काटूंगा। शिवन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उधर वीरन को जैसे ही अमन की वापसी की खबर लगी, वह सचमुच बहुत खुश हुआ। अरे शिवन, कितने दिन बाद लौटे हो भाई? सब ठीक है ना? और माँ की तबीयत कैसी है अब? शिवन का मन तो गुस्से से उबल रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ओढ़े रखी। हाँ हाँ, सब ठीक है। वीरन ने शिवन को सब कुछ बताया, बल्ली की गलती और उसका निरीक्षक बनना। शिवन सब पहले से जानता था।
फिर भी चुपचाप सुनता रहा। भीतर ही भीतर तिल मिलाता रहा। उधर बारिश तेज हो चुकी थी। अमन कमरे से निकलकर गौशाला की ओर बढ़ गया। बारिश तो मूसलाधार है, देख ही लूं गायें सही से बांधी हैं या नहीं। वो बाहर निकला ही था कि तभी हवेली के पीछे से कोई हल्की कदमों की आहट आई। मधु थी, सेठ सूरदान की बेटी। तुम इस वक्त? अगर किसी ने देख लिया तो? रोक नहीं पाई खुद को। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। जब सुना तुम वापस आए हो तो रहा नहीं गया, मिलना जरूरी था। मधु की आवाज में मोह और फिक्र दोनों थे। मैं तो कल दिन में ही मिलने वाला था, लेकिन दिमाग बहुत उलझा हुआ था। इस वीरन ने सब गड़बड़ कर दिया है। मेरा चैन छीन लिया इसने। क्या बात है, साफ साफ बताओ मुझे। शिवन ने मधु को वीरन की पदोन्नति, उसके ईमानदार रवैये और साथियों को मिली सेठ सूरदान की धमकी, सब कुछ विस्तार से बताया। काफी हिम्मत है उसमें। तुम्हारी जगह हथियाने चला है। तुम चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं खुद कर दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये मेरा मामला है। ठीक है, अब तुम जाओ। वीरन आता ही होगा। अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। शिवन की बात सच निकली। तभी बाहर वीरन आ चुका था। उसने दोनों को पास खड़े देखा। शब्द नहीं सुन पाया, लेकिन दृश्य सब कह गया। सेठ जी की बेटी और शिवन, इन दोनों का रिश्ता, ये तो साफ धोखा है। शिवन सेठ जी को धोखा दे रहा है। मुझे अभी बताना चाहिए। वीरन का मन उलझ गया, पर उसे बाबा की सीख याद आई, किसी का निजी रहस्य बिना कारण उजागर मत करना। वो चुप रहा। मधु वीरन को देख नहीं पाई, चुपचाप वहां से चली गई। अगली सुबह हवेली के बरामदे में मधु अपने पिता से मिली। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटी, क्या हुआ? बड़ी परेशान दिख रही हो। पिताजी, बात बहुत गंभीर है। जिस वीरन को आपने मुख्य निरीक्षक बनाया है, उसकी नजर मुझ पर ठीक नहीं है। वो गंदी बातें करता है और कल तो हद ही कर दी। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं किसी तरह भागी। मैं बहुत डर गई थी पिताजी। मधु झूठ बोल रही थी। ये साजिश थी वीरन को फंसाने की। सेठ सूरदान की आंखों में आग जल उठी। उसकी इतनी औकात, मेरी बेटी की तरफ नजर उठाई। मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। अगले दिन सेठ सूरदान एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं, जो पुराने जमाने में उनके लिए कई काम कर चुका था। एक काम है, कीमत तुम तय करो, मैं दूंगा। आदेश दीजिए सेठ जी, क्या करना है? कल सुबह जो पहला आदमी तुम्हारे पास आए, उसे बिना कुछ दिए लौटा देना है। बस इतना ही, लेकिन वक्त पर। उस दिन की सुबह वीरन के लिए बिल्कुल सामान्य नहीं थी। सेठ सूरदान ने खास तौर पर उसे अपने कमरे में बुलवाया। वीरन, ये पत्र लेकर तुरंत शहर के बाहर वाले तपोवन आश्रम जाओ। वहां के साधु स्वामी शांतनु को मेरा प्रणाम कहना और यह पत्र उन्हें देना। कोई देरी मत करना। वीरन ने चुपचाप सिर झुकाया, पत्र लिया और निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह सफर एक साधारण संदेश नहीं, उसकी अंतिम परीक्षा बनने वाला है। शिवन और उसके साथी, जो पूरी साजिश में शामिल थे, तपोवन के रास्ते में झाड़ियों में छिपे बैठे थे। जैसे ही वीरन आश्रम के पास पहुंचा, उसे एक साधु पीपल के नीचे ध्यानमग्न दिखाई दिए। तभी उसे बाबा की वो अंतिम सीख याद आई, साधु संत दिखें तो बिना दर्शन और अनुमति आगे मत बढ़ना। प्रणाम महाराज। मैं सेठ सूरदान जी का पत्र लेकर आश्रम जा रहा हूँ। आपकी आज्ञा लेनी चाहता हूँ। क्या मैं आगे बढ़ूं? बेटा, जिस पत्र को तुम इतना श्रद्धा से लिए जा रहे हो, उसी में तुम्हारे मृत्यु का आदेश लिखा है। ये पूरा षड्यंत्र है, सेठ और उसके अपनों की तरफ से। वीरन सन्न रह गया, पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई हो।
मृत्यु का आदेश? लेकिन मैंने क्या किया महाराज? तुमने सत्य का साथ दिया। यही सबसे बड़ा अपराध है उन लोगों के लिए जो छल में जीते हैं। वीरण यह सब सुनकर भीतर तक कांप गया। शिवन और सेठ सूरदान की बेटी, दोनों का आपसी संबंध है। वे नहीं चाहते कि तुम रास्ते में रहो। मधु ने झूठ बोला और सेठ ने आंख मूंद कर यकीन कर लिया। वीरण की आंखों में अब अंधेरे के बजाय स्पष्टता थी। उसे बाबा की हर बात याद आई। धोखा मत देना, निजी बातें उजागर मत करना, साधु का सम्मान करना, हर बात अब सच्चाई बनकर सामने थी। डरो मत बेटा, अब तुम्हें कोई कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। बस जाकर सेठ सूरदान से कहो, साधु ने कहा है यह पत्र रात को देना उचित होगा, सुबह नहीं। वीरण ने साधु को धन्यवाद दिया और फिर सीधे हवेली की ओर चला। सेठ जी, मैं लौट आया हूं। स्वामी शांतनु ने कहा यह पत्र रात को देना ही उचित होगा, सुबह नहीं। सेठ सूरदान कुछ पल चुप रहे। उन्हें बात अजीब लगी, पर साधु के नाम पर शंका न कर सके। ठीक है, रात को ही जाना। साधु की बात का सम्मान जरूरी है। उधर शिवन और उसके साथी जश्न मना रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था वीरण अब इस दुनिया में नहीं है। देखा, जो हमें रास्ते से हटाता है वो जिंदा नहीं बचता। अब ये जगह फिर से हमारी हो गई। असली मालिक लौट आया है। रात के अंधेरे में वीरण दोबारा आश्रम पहुंचा। साधु पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वह पहुंचा, साधु ने उसे एक नया पत्र दिया। बेटा, ये पत्र सेठ सूरदान को दे दो। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम सुरक्षित हो। वीरण ने पत्र लिया और हवेली की ओर लौट पड़ा। सेठ सूरदान ने पत्र खोला और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा स्याह पड़ गया। पत्र में शिवन और मधु के प्रेम संबंध और वीरण को फंसाने की पूरी साजिश लिखी थी। साथ ही लिखा था, वीरण ने हर सीख का पालन किया, वो सत्य का रक्षक है। शिवन और मधु को अभी हमारे सामने बुलाओ। दोनों अंदर आए। सेठ की आंखों में अब विश्वास नहीं, आग जल रही थी। ये सब क्या है? क्या यही है तुम्हारा सच? सेठ जी, माफ कर दीजिए। पिताजी, हमने गलती की। गुस्से में आकर हम। चुप रहो। वीरण ने माफ किया। तुमने उसके पीठ में खंजर घोंपा। अब तुम सब यहां से बाहर जाओ। तुम्हारी जगह इस हवेली में नहीं, इस राज्य में भी नहीं। शिवन, मधु और उनके साथी चुपचाप सिर झुकाकर चले गए। सेठ ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और राज्य से निष्कासित कर दिया। मधु को घर में नजरबंद कर दिया गया। तुम सच्चे हीरे हो बेटा। आज से मेरे सारे व्यापार के तुम मुख्य अधिकारी हो। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति अब तुम्हारा विश्वास है। सेठ जी, ये सब बाबा की दी हुई सीखों का फल है। मैं वादा करता हूं, आपकी उम्मीदों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। वीरण ने अनीता को हवेली बुलाया। अनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। नई जिंदगी, नया सम्मान और सच्चाई की जीत। वीरण समझ चुका था, छांव धोखे से मिलती है, लेकिन सूरज ईमानदारी से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।